तो उन्होंने गलत रास्ता चुना। मैं कुछ चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? भारत माता की। हालात कैसे उनके, सोचो न्योता देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है। लाल टोपी और लाल पोटली। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसानों के डर से कृषि कानून वापस लिए सरकार को झुकना पड़ा। यूपी में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। यूपी से बीजेपी का राजनीतिक पलायन होगा। बीजेपी का हर वादा जुमला निकला। बीजेपी की हालत देखकर कि न्योता देकर लोगों को उसको बुलाना पड़ रहा है, लेकिन उनका न्योता कबूल कौन कर रहा है? ये सारी बातें आज अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और बीजेपी पर अपने साथी के साथ मिलकर बड़ा हमला करने की कोशिश की है। जिस पश्चिमी यूपी में 2014 से ही बीजेपी का इकबाल बहुत बुलंद रहा और समाजवादी पार्टी हो या फिर स्थानीय पार्टी वहां की राष्ट्रीय लोकदल, इनका डब्बा गोल रहा, वो एसपी और आरएलडी आज बड़ा दंभ भर रहे हैं किसानों के समर्थन की वजह से। एसपी आरएलडी आत्मविश्वास से लबरेज है या अति आत्मविश्वास से? यह इस चुनाव की सबसे कठिन परीक्षा है इस गठबंधन की। तो तीनों कृषि कानून के खिलाफ अब जब सरकार ने वो वापस ले लिए हैं, तो क्या किसान एसपी आरएलडी के साथ हैं या अति आत्मविश्वास में अखिलेश और जयंत? बीजेपी हो या एसपी आरएलडी, दोनों को पता है कि जो पश्चिमी यूपी जीतेगा वो लखनऊ पर राज करेगा। क्या बीजेपी रूठे हुए जाटों को मना लेगी? क्या जयंत चौधरी पर डोरे डालना बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है? क्या इस बार जाट मुसलमान एक साथ एसपी आरएलडी गठबंधन को वोट देंगे? क्या कृषि कानून वापसी के बाद किसानों ने बीजेपी को माफ कर दिया है? क्या अखिलेश जयंत पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गजों को टक्कर दे पाएंगे? और क्यों घुमा फिराकर पश्चिमी यूपी की राजनीति हिंदू मुसलमान पर चली ही जा रही है? इन सवालों का जवाब इंडिया जानना चाहता है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ इंडिया चाहता है में खास मेहमान हैं। परिचय करा देता हूं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाहिद सिद्दीकी राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष नेता हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद मेरे साथ हैं और साथ में भारत सरकार में मंत्री हैं पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, वो हमारे साथ हैं। आप तीनों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं बता दूं, डॉक्टर संजीव बालियान, कुछ देर पहले उनके साथ ये बातचीत हमने रिकॉर्ड की है। पहले सुन लेते हैं संजीव बालियान ने किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश के इस गठबंधन को अपनी बातों से खारिज करने की कोशिश की और ये क्या कुछ कहा उनकी उठाई गई बातों पर। सुनते हैं सीधे संजीव बालियान को। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, जो कि बड़े जाट नेता हैं, वो सीधे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका एबीपी न्यूज़ पे। बड़ा हलचल है पश्चिमी यूपी में क्योंकि पहले 2 चरणों का मतदान है। आप इस इलाके से आते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयंत की और अखिलेश की, और जयंत ने साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन तो पहले से तय था। तो जो आप लोगों ने पासा फेंका था, उनको अपनी तरफ लाने का प्रस्ताव दिया था, वो रिजेक्ट कर रहे हैं वो साफ तौर पर कि नहीं आएंगे वो। देखिए, पहले तो स्वागत है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इतने बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आए हैं, जो हमेशा प्रदेश की राजधानियों में देखे जाते थे। कि कम से कम हमने इतनी मेहनत की कि उन्हें मुजफ्फरनगर आना पड़ा हेलीकॉप्टर लेके। दूसरी बात, कोई ऑफर नहीं दिया गया था। हमारे गृहमंत्री जी ने कहा था कि वो गलत घर में है, और पहली बात तो उनकी सरकार बननी नहीं। अगर कहीं हो भी गया तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा, आजम खान को पूछेंगे। तो उनकी बात का मतलब दूसरा निकाला गया। वो जहां है वो खुश है, उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी है, वो कहीं भी गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन संजीव भाई, ये क्यों कहा गया कि वो गलत घर में है?
क्या बीजेपी उनको मिस कर रही है? मिस तो कई बार करते भी हैं। वो पहले हमारे साथ रहे, 2009 में सांसद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बने थे। उससे पहले चौधरी अजीत सिंह भी कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े लगातार। बात ये नहीं उनकी इच्छा, मिस की बात नहीं। वो एक जब भाषण देते हैं तो हम भी कहते हैं कि वोट आप गठबंधन में किसी दूसरे दल की वजह से कर दे रहे हो, तो भी अखिलेश यादव ही तो मुख्यमंत्री बनेगा। वो मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। और देखिए, अखिलेश यादव हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों की दुखती रग है। हम किसी को स्वीकार कर सकते तो अगर जयंत चौधरी नहीं कर सकते, बीजेपी को साथ हाथ मिला लें, ज्वाइन कर लें, तो क्या बीजेपी जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना देगी? चौधरी चरण सिंह की विरासत को इतना मानती है बीजेपी, अपना मुख्यमंत्री ना बनाकर जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बना दे? अखिलेश यादव बना रहे हैं उनको मुख्यमंत्री, वही बना देंगे। हमें हमारे क्यों झंझट में डाल रहे हो सुमित जी? अखिलेश यादव उनको बना रहे हैं, वो बनना चाहते हैं तो वहां बन जाएं जहां हैं। मैं तो कैसे कह सकता हूं? मैं तो इतना बड़ा वो नेता नहीं हूं जो इस बात का जवाब दे सकूं कि भाई हम उन्हें क्या बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव बना रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री। वो तो तय है कौन उस खेमे से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपके यहाँ से जैसे तय है योगी जी बनेंगे, वैसे वहां से तय है कि अखिलेश तो हमारे यहाँ भी तय है। नहीं, हमारे यहाँ भी तय, हमारे यहाँ भी तय। तो आप क्या तो मुकाबला तो अखिलेश और योगी जी के बीच हुआ ना। तो आपके यहाँ क्या जयंत डिप्टी सीएम बन सकते हैं? ये प्रस्ताव है क्या? बिल्कुल मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मेरी पार्टी में बहुत नेता मेरे से ऊपर बैठे हैं। आप लोग बैठक में थे, बाहर निकलकर आपने, प्रवेश भाई ने, कैप्टन अभिमन्यु ने जो बातें कही वही हमने सुनी। तो आप ही बता सकते हो कि अंदर हुआ क्या था, इसीलिए आपसे पूछ रहा था। मैंने कोई बात नहीं कही। मैंने जो हुआ था वो बता दिया। मेरे गृह मंत्री ने कहा था कि वो गलत घर में है, और उसकी पहली बात तो उनकी सरकार बनेगी नहीं। अगर बन भी गई तो आजम खान जेल से बाहर आवेगा, और आजम खान पहले की तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश चलावेगा, इसे कोई नहीं पूछने का। ये कही थी। संजीव भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है जी, जैसा कि आपकी बातों से एक मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बन गई, क्या आपको ये लग रहा है कि स्थिति ऐसी है? क्या इसीलिए जाटों का सम्मेलन करना पड़ रहा है? जाट समुदायों को अमित शाह मिल रहे हैं? पहली बात तो हम 2017 में भी हमारा सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पे हम लोग मिले थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने और सभी दलों ने जातिगत सम्मेलन किए हैं, सामाजिक सम्मेलन बोलते हैं इनका नाम। उसमें सिर्फ जाट का रह गया था और सब जातियों का सम्मेलन हुआ था। तो दूसरी पार्टी ने भी किया। चुनाव से पहले एक परिपाटी है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। नहीं, फिर वहां पर ये कहना मुगलों वाली बात अमित शाह का, कि जो मुगलों के साथ हुआ वो हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे थे, जाटों को कहा, ये इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? आज में गलत क्या है? दिल्ली को किसने जीता? दिल्ली जब से मुगल आए, महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली जीती थी पहली बार। वो अलग बात है कि लाल किले का दरवाजा उखाड़ के भरतपुर लेके चले गए हमारे लोग, नहीं तो दिल्ली पर राज हो जाता। तो वो बात वहां से शुरू हुई, और इसमें गलत क्या है? इस कहने में मैं समझ रहा गृह मंत्री की एक एक बात क्यों पकड़ी जा रही है? भाई जब हम किसी से बात करते हैं, भावनात्मक बातें होती हैं आपस में। मैं वही कह रहा हूं कि भावनात्मक मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब तो 5 साल के कामकाज पर वोट होना चाहिए ना। ये 80-20 की बात होना, हिंदू मुसलमान की बात होना, हाँ, मुगलों की बात होना, हिंदुत्व की बात होना, इसकी क्या जरूरत है? आप काम गिनाइए ना अपने, अगर आपने काम किए होंगे आपने काम 5 साल तक। आप भी कभी मुजफ्फरनगर आए तो आना, आप 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से पहले 4 घंटे में पहुंचते थे। ये हमारा भाई पुरोहित जी आए, इनसे पूछ लेना कितनी जल्दी आए हो। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, 24 घंटे बिजली रहती है साहब। ग्रामीण सड़कें जाओ, अगर कहीं आपको गड्ढा दिखाई दे जाए मुजफ्फरनगर में तो मुझे बताना, संजीव बालियान तुम फेल हो। क्राइम 0 है इस समय मुजफ्फरनगर में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जहां रात के अंधेरे में कोई मिलने वाला नहीं मिलता था, यहाँ रात को 9 से 12 का शो देखते हैं अब सब। ये हमारी अचीवमेंट है, इन्हीं के बेस पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ 2012 से 17 का दौर भी याद दिला रहे हैं दोस्त, कि उस समय क्या हालात थे। जब कंपैरिजन करोगे जब ही तो पता लगेगा कि हालत में बदलाव कितना है। वो तो ये भी कह रहे हैं, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए कि हर फसल का एमएसपी तय होगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये तमाम ऐसी घोषणा है जिसकी मांग किसान सालों साल से करते रहे। आप तो खुद किसान हैं, आपको मुझसे बेहतर आप जानते हैं।
शायद थोड़ी सी बात मेरी भी पूछा दो अखिलेश यादव के पास। एमएसपी का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, क्या वो प्रधानमंत्री का भी बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं? एमएसपी कब से प्रदेश तय करने लगा? और 2012 से 17 यही मुख्यमंत्री थे। चावल और गेहूं की खरीद कितनी की देख लियो, 7 लाख टन खरीद थी पूरे उत्तर प्रदेश में से। और दूसरी बात 300 यूनिट की बात करते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब 4 घंटे बिजली आती थी तो 300 यूनिट तो खर्च ही नहीं होती थी पूरे महीने में। बिजली कहाँ आती थी अखिलेश के राज में जो वे देंगे? अखिलेश के राज में कोई बिजली नहीं आई साहब, किसी और से पूछ लीजिए। तो अब आपने तो कहा ना कि बिजली आती है आपके गांव में, अब तक तकलीफ नहीं है, तो आपको लगता है अखिलेश आएंगे तो बिजली कटवा देंगे, अंधेरे में भेज देंगे अपने अपने लोगों को? नोट छापने की मशीन लगा रखी है सफाई में अखिलेश यादव ने कि सब चीज फ्री करके नोट छाप छाप के दे देंगे। उस मशीन में से हो सके हमें भी थोड़े नोट मिल जाए, जो उनकी मशीन लगेगी सारी चीज फ्री दे देंगे। तो मशीन ही लगा रहे होंगे, और क्या कह सकते हैं। आपने कहा ये चुनाव मुख्यमंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, लेकिन अमित शाह जी ने कुछ कहा था कल ही यही पश्चिमी यूपी में, सुनिए पहले उसको, फिर मैं आपसे सवाल करूं। जी इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, देश का भाग्य बनाने का चुनाव है। देखिए, बनेंगे तो मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता भी निकलता है, सबको पता है। हम इतने भारी बहुमत में हर बार इसलिए आए कि उत्तर प्रदेश ने जमकर साथ दिया। तो मेरे गृह मंत्री का आशय भी वही है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2024 में फिर उसी तरह का इतिहास दोहराया जाएगा जैसे 14 और 19 में था, और फिर 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर तमाम सर्वेज ये दिखा रहे हैं सरकार आपकी बन रही है, लेकिन 100 सीटों का नुकसान एवरेज दिखाई दे रहा है संजीव बालियान जी, आपने भी देखे होंगे। पश्चिम में भी नुकसान है, पूर्व में भी नुकसान है। देखिए मैंने देखा है बिल्कुल। मैं तो एक बात कहता हूं कि ज्योतिषी तो हमें नहीं कि सीटों का हिसाब लगाएं, एक मूड सा होता है जनता का जो भांपते हैं हम लोग कि भाई क्या माहौल है, क्या मूड है। वो मूड मुझे सरकार बनाने की तरफ दिखाई देता है, और बाकी कितनी सीटें आएंगी ये तो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप राकेश टिकैत, नरेश टिकैत और किसानों को? क्या संजीव बालियान निजी तौर पर फेल हो गए हैं? देखिए, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत किसान नेता है, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है, वे एक खाप से हैं। हम मिलते हैं, जुलते हैं, कोई बात नहीं। उनको वे अराजनीतिक हैं, वो कह चुके हैं कि हम राजनीति में नहीं, जो जिसकी चाहे जहाँ वोट वहाँ दीजिए, वो उनकी तरफ से आ सकता है। फिर आता है बात किसान की। ये आपको किसने काम नहीं समझा पाए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिजल्ट में पता लग जाएगा कि हम समझा पाए नहीं समझा पाए। मुझे लगता है कि हमने टोटली समझा लिया, और जो कह रहे हैं कि नहीं समझा पाए, तो 10 मार्च को सुमित जी मैं आपके चैनल पे बैठूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी व्यक्तिगत हार भी स्वीकार करूंगा, और मैं स्वीकार करूंगा फेल हुआ किसान को समझाने में। अगर बीजेपी की सरकार ना बनी, उन्हें भी न्योता दे दीजिए, 10 तारीख को आपके चैनल पे मेरे साथ बैठ जाए सामने, जो ये कह रहे हैं कि हम किसान को समझा नहीं पाए। क्या किसान बिल वापस आएंगे, इस तरह का डर है? क्योंकि एक बयान आ गया था मंत्री जी का कि चुनाव के बाद वापस आ जाएंगे किसान बिल। नहीं, बिल्कुल नहीं। देश में कृषि क्षेत्र में अगर कुछ भी होगा तो किसानों की सहमति से होगा, उनकी बिना सहमति के कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान, खुलकर बात करने के लिए। आपकी यही साफगोई पसंद आती है। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। संजीव बालियान साहब को सुना, उन्होंने साफ कहा कि किसान बिल दोबारा नहीं आएंगे, अगर कुछ भी होगा किसानों की सहमति से होगा। इसी नोट से ये जो बड़ी खबर देके गए संजीव बालियान, भरोसा देके गए हैं, क्योंकि इस तरह की धारणा चल रही थी कि शायद बिल वापस आ जाएंगे, चुनाव के बाद सरकार ले आएगी। लेकिन संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पशुपालन राज्य मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं कि अब कृषि बिल वापस नहीं आएंगे, जो भी बिल आएंगे वो किसानों की सहमति से ही आएंगे। इसी नोट पर चर्चा की शुरुआत करता हूं। खास मेहमान मेरे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी साहब। साफ कह के गए, और आपको ये बात अब समझ में आनी चाहिए, जब किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है। मैं चर्चा की शुरुआत शाहिद सिद्दीकी आपसे कर रहा हूं।
संजीव बालियान ये भरोसा दे रहे हैं, जो कि खुद किसान बेल्ट से आते हैं, कि अब किसान बिल वापस नहीं आएंगे, तो फिर एसपी आरएलडी क्यों अति आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है? देखिए, आज वो ये कह रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे। आज से जब तक किसानों का आंदोलन नहीं था, किसानों ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई थी, तब तो कह रहे थे किसी कीमत पे, किसी हालत में बिल वापस नहीं हो सकते, ये किसानों के हित में है। आज उन्हें लगता है कि नहीं वापस आएंगे। और वो कौन है कहने वाले? जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जो केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिल वापस आएंगे चुनाव के बाद। ये तो पशुपालन मंत्री हैं। नहीं, उन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी बाद में अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया था शायद सिद्दीकी, कि उनको मिसकोट किया गया। ये भी बात है, आप आधी बात सुन रहे हैं जी। ऐसा है नहीं, लेकिन ये भी समझ लीजिए, नहीं, लेकिन साल भर आप 700 किसानों की शहादत देने के बाद, 7 साल तक आप साल भर तक किसानों को तड़पाने के बाद, उनसे बात न करने के बाद, उन्हें जलील करने के बाद आप जो है ये बात कर रहे हैं। एमएसपी आप देने को तैयार नहीं। आज भी आप मुकदमे वापस नहीं ले रहे। आपने जो वादे किए थे आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप धोखा तो पहले ही दे रहे हैं। और अगर चुनाव में, और मुझे यकीन है कि नहीं आने वाले, ये इन्हें भी पता है, संजीव बालियान को भी पता है, बाकी लोगों को पता है कि आज जो हालत है उसमें ये गांव में नहीं घुस सकते अपने। ज्यादातर बीजेपी के जो एमएलए हैं, खुद मंत्री हैं, वो अपने गांव में नहीं घुस सकते, क्योंकि लोग काउंटर क्वेश्चन बीजेपी के हर बड़ा नेता पश्चिमी यूपी में जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। आप लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद सिद्दीकी। नहीं, हर बड़ा नेता दिखाई दिया प्रचार करता हुआ। आपने संजीव बालियान को आधा घंटा सुन लिया, मेरी बात आप 2 मिनट सुनने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी गए हैं, डोर टू डोर जाना पड़ रहा है उन्हें, इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना नहीं जाते। वो घर घर मारे घूम रहे हैं पर्चियां लेकर। और जो मैं एमएलए की बात कर रहा हूं, जो कैंडिडेट नहीं जा पा रहे, उनके साथ तो बड़ी भारी सिक्योरिटी जाती है सर। वो लेके जाते हैं, कौन सा कमाल हो गया अगर जा रहे हैं देश के होम मिनिस्टर अगर जा रहे हैं सिक्योरिटी के साथ, लेकिन जो एमएलए वो नहीं जा पा रहे, आप उसको नहीं देख पा रहे। आप जरा वहां जाके देखिए कि क्या हालत है। और ये बात जाट की नहीं है, नाराजगी जाट की नहीं है, नाराजगी किसान की है, नाराजगी नौजवान की है, नाराजगी महिलाओं की है, पेट्रोल के बड़े दामों की है, जो बिजली के दाम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, सबसे महंगी बिजली है हिंदुस्तान में। कि किसान आज भी नाराज हैं। आज जो हालत है देश की, ठीक है शाहिद भाई, पैनल डिस्कशन को ओपन करते हैं। सब लोग हमारे साथ हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आधी रह गई इनकम, इतनी घटी नहीं। ठीक है शाहिद भाई। प्रेम शुक्ला, नहीं करिए आपने बहुत टाइम दे दिया संजीव जी को। अगर पहले बताते तो मैं तो आता ना डिबेट में। आपकी डिबेट तो ही नहीं है, ये तो वन साइडेड है। प्रेम शुक्ला, आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, वो वरना आते संजीव जी बात करते हैं, उनसे डिबेट होती है। सुमित जी सुन लीजिए, आप जी लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। सुन लीजिए, आप जो हैं कैसे डिबेट आपको करना चाहिए, पहले आप तमीज सीख लीजिए डिबेट कैसे की जाए। शाहिद सिद्दीकी जी को जो है सर्वाधिकार प्राप्त है। बिल्कुल। ये किसी को हर चीज सिखाने का अधिकार इनको है। चलिए शुक्रिया। देखिए मेरे भाई, डिबेट होती है जहां आमने सामने होते हैं, वन साइडेड डिबेट नहीं होती है। हाँ नहीं ठीक है, ये डिबेट नहीं है। अच्छा। आप भी समझ लीजिए इस चीज को शुक्ला जी। डिबेट के फॉर्मेट में जो है सिर्फ शाहिद सिद्दीकी जी को बोलने को मिल जाए जी, सिर्फ शाहिद भाई को अवसर मिले और वो सारी बातें कह जाएं, सामने वालों को अवसर ना मिले, ये डिबेट का तरीका होता है। अच्छा, तो आपने तो अपनी बात रख ली है शाहिद भाई, मुझे लगता है कुछ और रखना चाह रहे हैं। मेरा समय जाया हो रहा है आप दोनों के साथ। 2 मेहमान और हैं, संजय निषाद जी, इमरान मसूद साहब हैं। मैं ये आपकी जो दोस्ती यारी है, नोकझोंक है, ये हम लोग 9 बजे के बाद बात कर लेंगे। मैं फोन कर लूंगा आपको। दर्शक का समय ना बर्बाद किया जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच शाहिद भाई। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। इमरान मसूद में आ रहा हूँ, संजय जी में आ रहा हूँ। धन्यवाद। प्रेम शुक्ला, देखिए बीज से लेके बाजार तक किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध, किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टि से सतत निर्णय, बचत किस तरह से किसान का हो इसके लिए काम करने वाला। और उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके खातों में सीधे 6,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार, उसमें कोई बीच में जो है मध्यस्थ नहीं कि गांव के पंचायत से कोई जब तक जो है जब तक कोई सफाई जो है
या बसपाई बैठकर उसमें से हिस्सा नहीं ले लेगा, तब तक जो है आपको पैसा नहीं प्राप्त होगा सरकारी योजनाओं का। वो समय समाप्त हो गया। आदरणीय मोदी जी ने जो खाते खुलवाए उसके कारण जो है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ जी, वो हर किसान, जिन किसानों के यहाँ 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, 1 लाख ऐसे मजरे थे, उन मजरों में बिजली पहुंची है। और उसमें ये नहीं देखा गया कि किस गोत्र का है, किस मजहब का है, किस पंथ का है। वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको सामान्य सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। ये कभी हुआ ही नहीं है। शाहिद सिद्दीकी जी, आप तो लंबे समय तक जो है भारतीय राजनीति को एक पत्रकार के तौर पर भी कवर करते रहे हैं और राजनेता के तौर पर भाजपा के विरोध में भी सम्मिलित रहे हैं। एक समय बताइए मुझे कि जब इतना जो है योजनाओं के माध्यम से, सरकार की सीधी योजनाओं से, उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीधे लाभार्थी हैं। आप मुझे बताइए। इमरान मसूद, ठीक है, इमरान मसूद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या नाम है इमरान मसूद? इमरान भाई, आपने तर्क सुना प्रेम शुक्ला जी का, संजीव बालियान का। मैं आपसे पूछता हूं, आप तो पश्चिम से आते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, जो बातें क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितना दम है इन बातों में? क्या पश्चिम का वोटर है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातें और जुमले करने के अंदर महारत हासिल किए हुए हैं। पहले भी इनके जुमले लोगों ने देखने का काम किया। किसानों की शहादत यहां के लोग भूलेंगे नहीं। किसान जिस तरीके से 14 महीने सड़क के ऊपर बैठा रहा, उसको वो भूलने वाला नहीं है। लागत मूल्य भी पूरा नहीं निकल पाता किसान का, और ये किसान की आय दुगनी की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन से किसान की आय दुगनी हो गई। अभी भाई प्रेम शुक्ला जी ने 6,000 रुपए का बात बताई कि किसान के खाते में 6,000 का मतलब 500 रुपए महीना। अब 500 रुपए महीना में किसान क्या करेगा, ये आप खुद सोचने का काम कर लीजिए कि किसान क्या करेगा 500 रुपए महीना के अंदर। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हमारे संजीव बालियान साहब ने, कि हमने किसानों को समझा लिया है। अगर समझा लिया होता तो ये जो विरोध आपका रोज हो रहा है, किसान ही विरोध कर रहा है, कोई दूसरा विरोध नहीं कर रहा है, ये ना होता। मेरा कनेक्शन टूट गया इमरान मसूद के साथ। मैं लौटूंगा इमरान मसूद, आपके पास सिग्नल में इशू है कुछ, लेकिन इस जो बात वो कह के गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा संजय निषाद, क्योंकि आप सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी के साथ हैं किसान? जो नाराजगी है वो भूल जाएगा किसान? 14 महीने का जो तपस्या की उसने। देखिए, किसान मोदी के साथ है क्योंकि किसान का दिल मिल होता है। पिछली सरकारें सभी मिल बेचती थी, कम से कम मोदी जी आए तब से सभी मिलें स्टार्ट हो गई। जब किसान गन्ने का मूल्य लेने जाता था तो उसे गोली मारी जाती थी। तमाम ऐसे मिल के सामने होंगे कि जहां किसानों के पुतले लगे हुए हैं, पूछा जाता है कि कौन गोली चलवाए, कहाँ की खाली अपना दाम मांगने आए थे, किसान का मूल्य मांगने आए थे, गोली मार दी गई। तो ऐसे में सारा कुछ मोदी जी ने सारी व्यवस्था को सही किया। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, किसान के खाते में पैसे, संजय भाई, जो लखीमपुर में हुआ उसको कोई भूल सकता है क्या? नहीं, वो दुखद घटना है। किसी एक व्यक्ति के गलत काम करने से उसे बीजेपी या पूरी सरकार पर, मैं कहता हूं उसके लिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसे जांच एजेंसी बनाई और उन्हें जेल भिजवाए। जो उसकी जांच एजेंसी में जो दोषी पाया जाएगा, न्यायालय उसे कड़ी सजा देगा। किसानों के साथ हमेशा सरकार हम लोग रहे हैं, नौजवानों के साथ रहे हैं, और किसान मोदी जी के साथ रहा है। कुछ ऐसे किसान हैं जो गुमराह थे, वो आज के दिन में है। ढेर सारे लोग आज के दिन में किसानों का दर्द हुई जीप आए संजय भाई, उनके लिए कोई और एक किसानों के हुजूम पर पीछे से चढ़ा दी जाए, मार दिया जाए, गोलीबारी हो, ये कौन सा, ये कैसी घटना को आप कैसे भूल सकता है कोई भी व्यक्ति? मैं उसकी तो मैं कह रहा कड़ी निंदा करता हूं। सारी एजेंसी और सरकार ने उसकी कड़ी निंदा की और उसके लिए जांच बैठाई और तुरंत जो है जो उसमें दोषी कड़ी, चाहे कितनों से कड़ा से बड़ा हो, उसे सजा दिया जाए। ऐसी घटना नहीं होनी। इससे पहले भी तमाम, हम तो कह रहे हैं वो एक व्यक्ति की गलती थी, लेकिन सरकार क्या है, कभी गन्ना मूल्य मांगने जाते थे, उन्हें गोली मारी जाती थी। वो तो सरकार सीधे दोषी थी ना, मिले बेची जाती थी, सरकार दोषी थी ना।
किसानों का दावा है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान 700 किसानों की जान गई है। 700। लखीमपुर की घटना तो में तो 3-4 थे, मैं 700 की बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए 700 किसानों के बारे में एक आंकड़ा आता है, लेकिन 700 किसानों में से राज्य की पुलिस की प्रशासन के कारण किस किसान के प्राण गए इसका किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है। किसानों के प्राण जाने की जहां तक बात है, 1 लाख किसानों के प्राण श्रीमती सोनिया गांधी के यूपीए के कार्यकाल में गए। तो 1 लाख लोगों के परिवार को तक पहुंचे क्या श्रीमती सोनिया गांधी के परिवार, उनका सरकार सत्ता। एक जो है 2008 में जब परमाणु समझौता हो रहा था तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि कलावती के घर में जो है प्रकाश लाने के लिए परमाणु समझौता कर रहे हैं। कालांतर में कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली, उसको भी न्याय नहीं दे सके। तमाम किसानों को सतत न्याय के लिए सुनिश्चित करना, यह हमने निश्चित किया। हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित पंजाब ने अपने किसानों को पहचाना, पंजाब सरकार ने जो किसानों की जान गई उनके लिए कंपनसेशन का भी अनाउंसमेंट किया, पर यह काम मेरे ख्याल से शायद सिद्दीकी और किसी राज्य में नहीं हुआ। नहीं, पंजाब में आज भी जो है वो मंडी वाले कानून को जो है आज भी किसानों का जो मंडी का कानून जिसका विरोध था, आज तक अभी तक श्रीमान चन्नी जी की सरकार ने उसको वापस नहीं लिया है। शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर जो है सबसे बड़ा आंदोलन किया जा रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जरा बताएं पंजाब कब रिपील कर रहा है। देखिए अब प्रेम जी जरा सा वक्त दें तो मैं बोलूं कि मंत्री बने बैठे हैं टेनी जी, जिसके बारे में पुलिस ने कह दिया कि षड्यंत्र था, और जिन्होंने हफ्ता भर पहले धमकी दी थी कि मैं सबक सिखा दूंगा इन लोगों को, तो ये स्पष्ट रूप से, और बीजेपी आज उस मंत्री को हटाने को तैयार नहीं है। बात करते हैं जैसा कि होता है कि साहब ये तो आहिस्ता आहिस्ता केस जो है दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, चुनाव होने दो, ये चुनाव के लिए खेल कर रहे हैं। इनके मन में इतना सा भी दर्द नहीं है। और बात करते हैं कि 1 लाख लोग मरे, 5 लाख लोग मरे, अरे इस कोविड के अंदर लाशें पड़ी रहीं गंगा किनारे, गंगा को प्रदूषित करती रहीं, आपको परवाह नहीं हुई, आपने कुछ एक लफ्ज नहीं कहा। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, कितना बड़ा झूठ है। आप क्या समझते हो कि जनता बिल्कुल बेवकूफ है? अगर आप जितना चाहे बड़ा झूठ बोल लो, आप किसान के साथ जो कर रहे हो वो किसान ने देख लिया है, समझ लिया है, उसकी आपने आय जो है आधी से कम कर दी है। और आप बातें कर रहे हैं कि साहब हमने तो दुगनी कर दी, हमने तो ऐसा कर दिया, बढ़िया, हमने तो पूरी उनके अच्छे दिन आ गए। आज इनके मुंह से निकलता अच्छे दिन, क्योंकि इन्हें पता है कि अच्छे दिन नहीं आए। इससे बुरे दिन हिंदुस्तान के गरीब के लिए पिछले 20-30 साल में कभी नहीं आए। आजादी के बाद इतने बुरे दिन नहीं आए जितने बुरे दिन आ जाए, इसलिए मुंह से नहीं निकलता। वरना बात करते रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो कहां गए अच्छे दिन? शुक्ला जी, मेरी एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा। हिम्मत नहीं है अच्छे दिन का वो ये कि जब चुनाव पास आता है तो ये जिन्ना गन्ना ये क्यों होता है? हिंदुत्व जी, ये ऐसे भावनात्मक मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? 80-20 की बात, पाकिस्तान की बात, क्या 5 साल का जो कामकाज है वो कम पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कामकाज नहीं किया इसीलिए उठाते हैं। 5 साल का कामकाज हमने तो जबरदस्त किया है, इसलिए हम तो कामकाज ही गिनाते हैं। हम तो कामकाज ही गिनाते हैं कि पर कैपिटा इनकम डबल किया है, जीडीपी डबल की। हम कामकाज गिनाते हैं कि हमने 42 लाख लोगों को मकान दे दिया, 2.5 करोड़ लोगों को जो है हमने स्वास्थ्य योजना का लाभ दे दिया। हमने जो है ये लीजिए गरीबों को दिया है ना, वो क्या शाहिद सिद्दीकी जैसे अमीरों को थोड़े संपन्न कराया है, तो गरीबों को प्रयागराज में जो बच्चे सड़कों पे निकल रहे हैं, गोली खा रहे हैं, ये क्या आसमान पे से आए हैं? ये कहां से आए हैं? चीन से आए हैं? ये जो बिहार में जो बच्चे सड़कों पे मारे घूम रहे हैं, करोड़ों गोलियां खा रहे हैं, जो 10,000 को मारवा दी आपने गोलियां, लोग भूले थोड़े हैं। सबका 10,000 को गोलियां मारने वालों के जो आपने यशोगान गाया, आपने आज बेरोजगारी ऐसी है को गोलियां मारने का बेरोजगारी नहीं हुई। हिंदुस्तान के इतिहास में शाहिद भाई आप धैर्य खो रहे हैं, हिंदुस्तान के संयम खो रहे हैं, बेरोजगार है, संयम खो रहे हैं। जरा शांति में तो आप तो सुन रहा था, कितनी बार तो सुन रहा था आपको। आप निश्चित जो सत्ता के दलाल बेरोजगार हुए इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने मेरा नाम लिया इसलिए जवाब दिया मैंने। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जब आपके समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। संजय निषाद सुनते जाइए, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी,
नहीं, मुझे मेरा उत्तर देने का तो अवसर दें। चलिए 20 सेकंड लीजिए, आप 30 सेकंड लीजिए। फिर तो मैं किसी के बीच में बोलने लगूं, उसको नहीं, वो वैसे करना भी नहीं है, वैसा चैनल भी नहीं है ये कि आप एक दूसरे बेरोजगारी की बात की। 18% जो है अखिलेश सिंह यादव, जिनको जयंत चौधरी जी नेता मान रहे हैं, जिनको जयंत चौधरी जी के पिताजी कहते थे कैसे सपा का झंडा यानी अंदर बैठा है गुंडा, 18% बेरोजगारी दर थी, आज 4.8% है। तो हमने बेरोजगारी नियंत्रित किया है, हमने रोजगार का सृजन किया है, हमने सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्रियां लगाई है, हमने हर जिले में काम दिया है। इतना अच्छा काम किया है संजय निषाद, तो जनता हमको वोट देगी। संजय निषाद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब इतना अच्छा काम किया है तो मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट किया, योगी जी ने, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। वो ये आंकड़े गिनाने चाहिए थे ना जो प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं। संजय निषाद, क्या कहेंगे आप? आंकड़े तो आधिकारिक रूप से सभी लोग जानते हैं। आज के दिन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। आज के दिन में जो पश्चिमांचल में है, जहां हमारे लोग कश्यप, धीवर, रैकवार, बाथम लिखते हैं, वो तुरैया लिखते हैं, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, अन्याय किया पिछली सरकारों ने। वो पिछली सरकारों ने उस तुरैया को पिछड़ी जात में डाल के इनकी नौकरियों पर डकैती डाली है। ये बेचारे 1992 से पहले ये जिन्ना का नाम क्यों आता है? ये जब भी कभी ये पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये सब चीजें गिनाई है ना, पिछली सरकार की नाकामियां गिनाई है, किसने मना किया? नाम तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहा तो जिन्ना का नाम तो समाजवादी पार्टी ने लिया ना। आखिर जिन्ना और बातें 1900 से शुरू हुई ना, उनसे जवाब तो उन्हें देना होगा कि इलेक्शन के समय आखिर जिन्ना क्यों आते, 5 साल नहीं आते हैं, 5 साल ही पिछड़ों की बात नहीं करते हैं। जब इनकी सरकारें रहती, इनके हाथ में सत्ता रहती है, तब पिछड़े नहीं याद आते हैं, भाई, क्या जिन्ना का शब्द लेके अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल कर लिया था? उनको वो जिक्र नहीं करना चाहिए था उस वक्त में। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ नहीं। देखिए, जिन्ना के ऊपर किताब किसने लिखी थी? जिन्ना की तारीफ किसने की थी? उसे सेकुलर किसने बताया था? इनके मार्गदर्शक अडवाणी जी ने और जसवंत सिंह जी ने किताब लिख डाली पूरी जिन्ना की तारीफ में। तो ये तो भाजपा वालों का काम है जिन्ना की तारीफ करना। हम लोग तो जिन्ना के विरोधी हैं, हम तो जिन्ना को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हम समझते हैं कि जिन्ना से बुरा कोई नहीं। और अखिलेश यादव ने कोई तारीफ नहीं की। अखिलेश ने ये कहा कि वो भी इंग्लैंड में उसी जगह से लॉ करके निकले थे जहां से। इसी नोट पे लौटूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप रहिएगा, आप तीनों लोग। ये इंपॉर्टेंट बात शायद सिद्दीकी ने, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन क्या जिन्ना के असली प्रेमी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बात शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब है, आप जिन्ना को लेकर घेरते हैं अखिलेश यादव को, और बार बार उनके साथी ये कहते हैं कि जिन्ना के उपासक तो अडवाणी जी रहे, उनके उपासक तो जसवंत सिंह रहे, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने यात्रा की पाकिस्तान की। अगर गोस्वामी तुलसीदास ने अगर रामचरितमानस में रावण का कैरेक्टर लिख दिया तो रावण के उपासक हो गए। ये बौद्धिक क्षमता है आजकल के पत्रकारों की, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी को मैं पत्रकार ही समझ रहा हूं। आपके प्रति मेरा ये प्रश्न नहीं है। नहीं, आप मुझसे पूछे ना पूछे, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि रामचरितमानस में रावण की तारीफ नहीं हुई थी। इन दोनों शख्सों ने, आप बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिन्ना साहब की तारीफ नहीं हुई। बिल्कुल, जिन्ना को अडवाणी जी के साथ पार्टी ने क्या किया हम सब जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान से लौटने के बाद नहीं, पार्टी खड़ी हुई कि अडवाणी जी के उस बयान के साथ धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बताया था जिन्ना साहब को। पार्टी ने आडवाणी जी के इस राय को तत्काल नहीं, लेकिन उसका परिणाम तो देखिए ना कि आदरणीय आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व से भी पूरी पार्टी, विचार, परिवार असहमत हो गया। हाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। हम सब जानते हैं, उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये तो इतिहास का विषय है। हाँ, पीछे हटना पड़ा ना, जानते हैं। तो ये तारीफ वाली बात मत कहिए। क्या अखिलेश सिंह यादव जिन्ना की स्तुति करने के बाद नहीं, आप बताइए ना, अब इतनी सुचिता, यही सुचिता, यही मानदंड अखिलेश सिंह यादव पे लगा दीजिए। इस्तीफा कोई मांग सकता है? सपा में किसी की ऐसी वैचारिक स्थिति है कि आदरणीय अखिलेश सिंह यादव का इस्तीफा मांग ले? प्रेम शुक्ला जी, अब ये बताइए, यही अंतर। अखिलेश यादव को आप अखिलेश सिंह यादव क्यों कहते हैं? ये क्या है इसके पीछे की सोच?
मुलायम सिंह यादव, चूंकि मुलायम सिंह यादव लिखते थे। अच्छा, पर अखिलेश तो अखिलेश यादव लिखते हैं। मैं उनके पिता से ही उनका उपनाम पकड़ रहा हूं। अगर नहीं वो सिंह निकाल देते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अगर वो सिंह जो है निकालना चाहते हो तो मेरा उन पर लादने का कोई इरादा नहीं है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकालने के लिए जुड़े, बहुत अरसे के बाद आपसे बात हुई, शुक्रिया। आई होप कि आपके लिए नया साल शुभ हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि आज 9 बजे जरूर देखिएगा मास्टर स्ट्रोक में एक बेहद खास रिपोर्ट जो रूबिका लियाकत खास तौर पे आपके लिए लेके आएंगी। ब्रेक के तुरंत बाद आते हैं इंडिया चाहता है जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।